हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर में। और आज का जो हमारा जो सीरीज चल रही है उस सीरीज का जो लेक्चर है वो है 15 और इसमें हम पॉवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है ना। तो पॉवलोव के इस सिद्धांत को दोस्तों हम बहुत ही डिटेल में और विस्तार से पढ़ेंगे। वो कौन थे और उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था और किस पर यह आधारित सिद्धांत था और किस टाइप से बच्चे में अधिगम होता है, तो उससे संबंधित सब जानकारी हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें दोस्तों। ठीक है ना। तो ज़्यादा ना बात करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पॉवलोव का शास्त्रीय अनुबंधनों का सिद्धांत या प्राचीन या पेवलियन अनुबंधन, क्लासिकल और पेवलियन कंडीशनिंग। आईपी पॉवलोव मतलब इवान पेट्रोविच पॉवलोव एक रूसी शरीर वैज्ञानिक थे। बिल्कुल ही संयोग से पेवलेव ने इन अध्ययनों के दौरान लार में अनुबंधन की घटना का अध्ययन किया और इससे संबंधित सीखने के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया दोस्तों। क्या किया उन्होंने? लार में अनुबंधन की घटना का जो फोनोमेना था का अध्ययन किया, जो सिलेबरी कंडीशनिंग थी उसका अध्ययन किया और सीखने के सिद्धांत का एक प्रतिपादन किया दोस्तों। ठीक है ना। तो जो इवान पेट्रोविच पॉवलोव थे दोस्तों, वो रूसी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने सीखने का सिद्धांत दिया था, जिसे अनुबंधित या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या अनुबंधन का सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है ना। इनके इस सिद्धांत को कुछ दोस्तों उपनामों से भी जाना जाता है, तो उन उपनामों को भी थोड़ा हम यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसी सिद्धांत को दोस्तों परंपरागत अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन भी इसी सिद्धांत को जाना जाता है इन्हीं के। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी दोस्तों इन्हीं के इस सिद्धांत को जाना जाता है। क्लासिकल थ्योरी भी इसे कहा जाता है और क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी इसे ही कहा जाता है दोस्तों। रूस के शरीर शास्त्री इवान पेट्रोविच पॉवलोव द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों? तो 1904 में दिया गया था। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया दोस्तों। इन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि पैरोटेड ग्रंथि पर प्रयोग किया था दोस्तों। प्रयोग का उद्देश्य था पाचन क्रिया को समझने के लिए। लेकिन 1904 में इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला दोस्तों। ठीक है ना। क्योंकि जब ये प्रयोग कर रहे थे तो प्रयोग के साथ साथ ही इनका प्रयोग सफल हो गया और इनको फिर नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नोबेल पाने वाले एकमात्र विद्वान जिनका संबंध मनोविज्ञान से है। पॉवलोव के सिद्धांत को शिक्षा में स्थापित करने का श्रेय दोस्तों लेस्टर एंडरसन नामक शिक्षा शास्त्री को जाता है दोस्तों। किसको जाता है? लेस्टर एंडरसन नामक शिक्षा शास्त्री को जाता है। पॉवलोव के सिद्धांत को शिक्षा में स्थापित करने का श्रेय लेस्टर एंडरसन नामक शिक्षा शास्त्री को जाता है। पॉवलोव ने विचार किया था कि यदि एक प्राणी या व्यक्ति को किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ ठीक अनुकूलित कर दिया जाता है तो उस प्राणी पर उसका प्रभाव भी वास्तविक उद्दीपक की तरह आने लगता है। अब ये अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, ठीक है ना, अस्वाभाविक अनुक्रिया क्या है और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है, तो मैं इन सब को दोस्तों आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है ना। और डिटेल में ही हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सीखने का ये पॉवलोव द्वारा जो दिया गया जो सिद्धांत हमारा चल रहा है, जिसे अनुबंधित अनुक्रिया या कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है और इसे चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन भी कहा जाता है। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं दोस्तों कि जो मेरे द्वारा जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है या जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे ये लिखा है चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन सिद्धांत। चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन सिद्धांत दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको याद रखना है इवान पेट्रोविच पॉवलोव द्वारा दिया गया था। ठीक है ना। पॉवलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का आधार अनुबंधन कंडीशनिंग को माना है। अनुबंधन मतलब किसी चीज से जोड़ देना, किसी से सहचर्य स्थापित कर देना। और सहचर्य के बारे में मैंने आपको जब सहचर्य पढ़ाए थे, ठीक है ना, यदि आपने मेरी हिंदी शिक्षा शास्त्र की पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको प्लीज़ देखें। ठीक है ना। मैंने वहाँ पे सहचर्य का सिद्धांत पढ़ाया है।
तो आप पहले उस वीडियो को देखें, फिर आपको वहाँ से सहचर्य समझ में आएगा। तो क्या किया उन्होंने, अनुबंधन को माना और पॉवलोव के सीखने के अनुबंधन सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। तो एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है कि प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया, तो इवान पेट्रोविच, ठीक है ना, किसके द्वारा दिया गया, इवान पेट्रोविच पॉवलोव के द्वारा। या टाइप एस, इसे टाइप एस अनुबंधन भी कहा जाता है दोस्तों। इसे क्लासिकल अनुबंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि पॉवलोव ने अधिगम का क्लासिकल प्रयोगशाला का अध्ययन किया था, ठीक है ना। क्या किया था, पॉवलोव ने क्लासिकल प्रयोगशाला का अध्ययन किया था दोस्तों। क्लासिकल अनुबंधन में प्रतिमान की शुरुआत एक उद्दीपक, प्रतिमान की शुरुआत एक उद्दीपक के बीच संबंध होती है तथा इससे उत्पन्न अनुक्रिया के बीच संबंध होता है। क्या, क्लासिकल अनुबंधन में प्रतिमान की शुरुआत एक उद्दीपक तथा उद्दीपक से जो अनुक्रिया, मतलब जो उद्दीपक है, ठीक है ना, जो कंडीशनिंग है और कंडीशनिंग होने से जो रेस्पॉन्स आ रहा है उसी के बीच संबंध को क्या कहा जाता है दोस्तों, क्लासिकल अनुबंधन कहा जाता है। जैसे मान लो कोई क्रिया आपको इतना परेशान कर रही है और उस क्रिया को या उस समस्या या उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते 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 इस हद तक पहुंच जाते हो कि उस समस्या को आप क्या कर लेते हो दोस्तों, सॉल्व कर लेते हो। तो फिर इन्हीं के बीच जो अनुक्रिया करते हो और अनुक्रिया और जो अनुकूलन के जो उद्दीपक के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसी को क्या कहा जाता है, क्लासिकल कंडीशन कहा जाता है दोस्तों। पॉवलोव के अनुसार जब कोई स्वाभाविक एवं उपयुक्त उद्दीपक को जीव के सामने उपस्थित किया जाता है तो यह उसके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया करता है दोस्तों। कैसी स्वाभाविक अनुक्रिया करता है दोस्तों, कि जैसे गर्म बर्तन छूते ही हाथ खींच लेना। जैसे ही आपने गर्म बर्तन को छुआ तो आपको जलन महसूस हुई तो आपने जल्दी क्या कर लिया, हाथ को हटा लिया दोस्तों। तथा भूखा होने पर भोजन देखकर मुंह में लार आना, ये अस्वाभाविक क्रियाएं होती हैं दोस्तों। कुछ ऐसी ही क्रियाओं के उदाहरण हैं। पॉवलोव के तटस्थ उद्दीपक तथा स्वाभाविक अनुक्रिया के बीच स्थापित इस नए सहचर्य को सीखने की संज्ञा दिया गया है दोस्तों, ठीक है ना। आई होप के आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो हम कभी कभी क्या करते हैं कि कभी कभी हम जैसे ही हाथ आते हैं तो हमें जानकारी अपने अंदर से जो सेंसरी जो नर्वस जो हमारी काम कर रही हैं तो जल्दी वो क्या करती हैं, अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेती है, क्योंकि हमको पता चल जाता है, जो सेंसरी मोटर है वो पता चल जाता है कि इससे छूने से हमारा हाथ जल जाएगा और हम जल्दी क्या कर लेते हैं, हाथ को पीछे कर लेते हैं। तो यही उद्दीपक और उद्दीपक जैसे ही स्थापित हुआ अनुक्रिया हुई और अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच जो संबंध स्थापित हुआ उसी को पॉवलोव ने एक सिद्धांत के रूप में क्या किया है दोस्तों, स्थापित किया है, ठीक है ना। पॉवलोव के तटस्थ उद्दीपक तथा स्वाभाविक अनुक्रिया के बीच स्थापित इस नए सहचर्य को सीखने की संज्ञा दी गई है दोस्तों। अब पॉवलोव का प्रयोग देख लेते हैं कि किस टाइप से पॉवलोव ने प्रयोग किया और किस टाइप से स्वाभाविक अनुबंधन क्या होता है, अस्वाभाविक अनुक्रिया क्या होती है, तो सारे डिटेल में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों पॉवलोव का प्रयोग कर लेते हैं। संक्षेप में प्रयोग इस प्रकार का था कि एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया गया, ठीक है ना। क्या किया दोस्तों, पॉवलोव ने क्या किया था कि एक भूखे कुत्ते को एक नियंत्रित या एक पिंजरे में या एक प्रयोगशाला में कहें उसको बंद कर दिया, उसको सहारे खड़ा कर दिया, उसको बांध दिया। कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता था और चूंकि कुत्ता भूखा था इसलिए भोजन देखकर उसके मुंह में लार आ जाती थी। कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने के 4 या 5 सेकंड पहले एक घंटी बजाई जाती थी, ठीक है ना। जैसे ही भोजन उसके सामने प्रस्तुत किया जाता था दोस्तों तो इससे पहले उसके सामने घंटी बजाई जाती थी और घंटी के सुनते ही जो कुत्ता क्या करता था, समझ जाता था कि अब भोजन क्या है, आने वाला है, ठीक है ना। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई तो वह देखा गया कि भोजन आ ही मात्र घंटी की आवाज पर कुत्ता क्या करने लगता है, लार निकालना शुरू कर देता था। अभी तो क्या कर रहा था, वो भोजन को देखकर लार निकाल रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ, अभी क्या था, स्वाभाविक उद्दीपक था और स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही थी। लेकिन अब हमने क्या किया, स्वाभाविक की जगह अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया और अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है दोस्तों, यहाँ पे घंटी है, उसको हमने स्थापित कर दिया। तो अब क्या हो रहा है, अस्वाभाविक उद्दीपक के उत्पन्न होते ही स्वाभाविक क्रिया स्टार्ट होने लगती है। तो किस साइड से, स्वाभाविक अनुक्रिया से स्वाभाविक जो उद्दीपक था उससे संबंध हटने के बाद अब क्या होने लगता है, अस्वाभाविक उद्दीपक से वो
संबंध स्थापित करने लगा है दोस्तों। कौन? कुत्ता। ठीक है ना। तो यही प्रयोग किया था किसने? पावलोव ने दोस्तों। ठीक है ना। तो ये एक घंटी बजाई जाती थी, यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई तो यह देखा गया कि भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज पर कुत्ते के मुंह से लार निकलना शुरू हो गया दोस्तों। पावलोव के अनुसार कुत्ता घंटी की आवाज पर लार के स्त्राव की क्रिया को सीख लिया है उसने। ठीक है ना। लार के स्त्राव की क्रिया को क्या कर लिया उसने? सीख लिया है। और उनके अनुसार घंटी की आवाज उद्दीपक तथा लार के स्त्राव को क्या कहा गया है दोस्तों? अनुक्रिया के बीच एक सहचर्य स्थापित हो गया, एसोसिएशन हो गया, कायम हो गया, जिसे अनुबंधन कंडीशनिंग की संज्ञा दी गई दोस्तों। शायद आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि क्या हुआ कि जो उद्दीपक दिया और जो लार के स्त्राव जो अनुक्रिया हुई उसके पीछे एक सहचर्य स्थापित हो गया। ठीक है ना। और इसी को ही क्या कहा गया दोस्तों? कंडीशनिंग की संज्ञा दी गई है। अब स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है? अनकंडीशनड स्टिमुलस यूसीएस क्या होता है दोस्तों? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। डीएसएसबी में भी कई बार पूछा जा चुका है। यूपी टेट, एमपी टेट, एस टेट, बी टेट, जितने भी टेट हैं ऑल अदर टेट एग्जामिनेशन में यहाँ से 99% क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसलिए वीडियो देखते रहें और अंत तक वीडियो को देखते रहें दोस्तों। ठीक है ना। बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही डिटेल से मैं ये पावलोव का सिद्धांत लेकर आया हूँ जो कि आपको पूर्णतः मैं समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है ना। तो आइए स्वाभाविक उद्दीपक को जानते हैं। स्वाभाविक उद्दीपक जैसे उद्दीपक को कहा जाता है, मतलब वैसे उद्दीपक को कहा जाता है जो बिना किसी पूर्ण प्रशिक्षण के ही प्राणी में अनुक्रिया उत्पन्न करता है। हमें ट्रेनिंग नहीं दी गई किसी चीज़ की। ठीक है ना। फिर भी अनुक्रिया हो रही है। जैसे किसी गर्म चीज़ को छूने से हाथ पीछे कर लेना, तो ये क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमने थोड़ी सीखा है कि हमको कोई गर्म चीज़ छूनी है तो उसको हाथ पीछे करना है। तो ये क्या है? स्वाभाविक है। स्वाभाविक उद्दीपक वैसे उद्दीपक को कहा जाता है जो बिना किसी पूर्व प्रशिक्षण ट्रेनिंग के ही प्राणी में अनुक्रिया उत्पन्न करता है। जैसे पावलोव के प्रयोग में भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है, यूसीएस है, अनकंडीशनड स्टिमुलस यूसीएस है, जो लार स्त्राव करने की अनुक्रिया बिना किसी प्रशिक्षण का ही क्या करता है? करने लगता है। इसका मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया क्या होती है दोस्तों? स्वाभाविक अनुक्रिया मतलब अनकंडीशनड रेस्पॉन्स, यूसीआर। स्वाभाविक अनुक्रिया वैसी अनुक्रिया को कहा जाता है जो स्वाभाविक उद्दीपक द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जैसे पावलोव के प्रयोग में भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में क्या आने लगती है दोस्तों? लार का स्त्राव होना एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। ठीक है ना। फिर अनुबंधित उद्दीपक क्या होता है? कंडीशन स्टिमुलस क्या होता है दोस्तों? सीएस क्या होता है? अनुबंधित उद्दीपक वैसे उद्दीपक को कहा जाता है जिसे यदि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ या कुछ सेकंड पहले लगातार दिया जाता है तो वह उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक के समान ही अनुक्रिया उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है। पावलोव के प्रयोग में घंटी की आवाज एक अनुबंधित, हमने क्या कर दिया? उसे अनुबंधित कर दिया है। कंडीशनड स्टिमुलस कर दिया है, उसे अनुबंधित कर दिया है। और कंडीशनड स्टिमुलस का उदाहरण ही क्या कहलाता है दोस्तों? अनुबंधित उद्दीपक कहलाता है। अनुबंधित अनुक्रिया क्या है? तो कंडीशनड रेस्पॉन्स मतलब सीआर, जब अनुबंधित उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक के साथ संयोजित किया जाता है, पेयर्ड किया जाता है, तो कुछ प्रयासों के बाद अनुबंधित उद्दीपक के प्रति प्राणी ठीक वैसी ही क्रिया करने लगता है जैसी कि वह स्वाभाविक के प्रति करता है। इस प्रकार की अनुबंधित क्रिया को अनुबंधित अनुक्रिया, कंडीशनड रेस्पॉन्स कहा जाता है। उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है दोस्तों? सीखने के प्रयोग के प्रयासों के ट्रायल्स में देखा गया है कि सिर्फ मूल अनुबंधित उद्दीपक के प्रति ही प्राणी अनुक्रिया नहीं करता है। क्या सिर्फ प्राणी अनुक्रिया मूल उद्दीपक के प्रति नहीं करता है, बल्कि उससे मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति भी उसी ढंग से वैसी की वैसी प्रक्रिया उत्पन्न करने लगता है। कौन? प्राणी। जिस प्रकार कुत्ता करने लगता है उसी प्रकार बच्चा भी करने लगता है, उसी प्रकार प्राणी भी करने लगता है दोस्तों। इसी को सामान्यीकरण की संज्ञा दी गई है और इसी को सामान्यीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। विभेदन में तो दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन क्या है? विभेदन की घटना, जो विभेदन की जो फेनोमेना है, उद्दीपक सामान्यीकरण के ठीक विपरीत घटना है।
जैसे जैसे सीखने के लिए दिए जाने वाले प्रयासों की संख्या बढ़ती जाती है दोस्तों, वैसे वैसे प्राणी मूल अनुबंधित उद्दीपक जो ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस है तथा अन्य समान उद्दीपक जो सिमिलर स्टिमुलस हैं के बीच अंतर या विभेद कर लेता है। कि ये घंटी की आवाज़ है, अब क्या करने लगता है, अगर हम बार बार किसी अलग अलग चीज़ से घंटी बजाएं तो वो उनमें विभेद करने लगता है दोस्तों, कि ये वैसी घंटी नहीं है जो पहले बजाई थी, ठीक है ना। इसलिए वो क्या नहीं करेगा, वो अनुक्रिया नहीं करेगा, ठीक है ना, उसके प्रति क्या नहीं करेगा दोस्तों, अनुक्रिया नहीं करेगा। तो इसी को विभेदन कहते हैं। वो समझ जाता है, जो सामान्यीकरण हम दे रहे हैं उस सामान्यीकरण को समझना ही क्या कहलाता है दोस्तों, विभेदन कहलाता है, ठीक है ना। विभेद कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप प्राणी सिर्फ मूल अनुबंधित उद्दीपक के प्रति ही अनुक्रिया करता है। बच्चे को आप टॉफी पहले आप उससे कह देते हो, कहने के बाद जब आप बच्चे से कोई काम कराना चाहते हो तो उससे बोलते हो आपके, मैं तुझे टॉफ़ी दूंगा, चल ये काम कर दे। तो बच्चा बिना टॉफ़ी ले ही पहले काम कर देता है, फिर आप उसको टॉफ़ी देते हो। लेकिन इस बार आप क्या कर रहे हो, इस बार आप टॉफ़ी दे के काम करवा रहे हो, ठीक है ना। तो ये समझ जाता है बच्चा कि इस बार इन्होंने कहा नहीं, डायरेक्ट टॉफ़ी दी। तो ये क्या है, ये समझना है, यही विभेदन है। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, विभेदन या डिस्क्रिमिनेशन की संज्ञा दी जाती है। अब विलोपन क्या है, तो स्वतः पुनर्लाभ, बाह्य अवरोध निर्धारण तथा पुनर्अनुबंधन, एक्सटिंक्शन, स्पॉन्सियस रिकवरी और एक्सटर्नल डिसइनहिबिशन एंड रिकंडीशनिंग। अपने प्रयोग में पाया कि प्राणी या ऑर्गेनिज्म में अनुबंधन कंडीशनिंग उत्पन्न होने के बाद जब सिर्फ CS मतलब कंडीशन स्टिमुलस घंटी दिया जाता है और UCS मतलब भोजन नहीं दिया जाता है, मतलब जो अस्वाभाविक उद्दीपक है उसको नहीं दिया जाता है, सिर्फ स्वाभाविक उद्दीपक दिया जाता है। तो और इस प्रक्रिया को लगातार कई प्रयासों तक दोहराया जाता है, उसको भोजन नहीं दिया जाता है। तो धीरे धीरे क्या करता है वो कुत्ता, क्या करने लगता है दोस्तों, अपनी जो अनुक्रिया करता है उसको कम होने लगती है और अनुक्रिया वो बंद करना बंद कर देता है, ठीक है ना, अनुक्रिया करना बंद कर देता है दोस्तों। तो इसी को विलोपन कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन आप उसको भोजन देंगे तो वो, जैसे भोजन देंगे तो वो काम करेगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ दोस्तों, कि यदि कोई बच्चा है, आप उससे बोलते हो कि बेटा मैं तुझे टॉफ़ी दूंगा, ये काम कर दो, वो कर देता है, आप टॉफ़ी नहीं देते हो। फिर आप जब भी उससे कहते हो कि बेटा मैं तुझे टॉफ़ी दूंगा, ये काम कर दो, तो बच्चा समझ जाएगा, ठीक है ना, वो विलोपन हो गया, क्योंकि आप उसको टॉफ़ी तो देते नहीं हो, इसलिए वो कोई काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वो क्या कर देगा, वो अनुक्रिया करना भूल जाएगा। और यदि कई प्रयासों तक आप ऐसा दोहराते हो तो शायद वो अनुक्रिया ना भी करे, आपको जवाब ना दे, आपको इग्नोर कर दे, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्या है, ये कुत्ते के साथ भी हुआ और प्राणी के साथ भी होता है दोस्तों। लेकिन पुनर्लाभ में हम पाते हैं, पुनर्लाभ में हम क्या पाते हैं, पुनर्लाभ में हम पाते हैं कि विलोपन के कुछ समय के बाद CS देने पर विलोपित CR अपने आप पुनः प्राप्त हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। क्या हो जाता है, यदि कुछ दिनों के बाद यदि आप उसको टॉफ़ी नहीं देते हो और फिर काफ़ी समय बाद जब आप बच्चे को टॉफ़ी देते हो तो वो खुश हो जाता है और आपका काम शायद कर देता है, और इसी को क्या कहते हैं, पुनः प्राप्ति हो जाती है। अब पुनर्लाभ क्या होता है दोस्तों, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, तो पावलोव के प्रयोग में भोजन एक प्रकार का पुनर्बलन है दोस्तों। यहाँ पर पुनर्बलन दे रहे हैं हम बच्चे को रीइंफोर्स दे रहे हैं कि बेटा ऐसा काम कर, तुझे ये होगा। हम जैसे किसी को भी एडवाइस देते हैं कि भाई ये काम करने से ऐसा होगा, तो वो अच्छे से करेगा। अगर ये काम करने से ऐसा नहीं होगा तो वो क्यों करेगा, ठीक है ना। अगर किसी काम के करने से गलत नतीजे निकलेंगे तो वो नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी काम को करने से अच्छे नतीजे आएंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा, परिणाम अच्छे आएंगे दोस्तों, तो शायद वो करेगा। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, पुनर्बलन कहते हैं। और पुनर्बलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पावलोव के प्रयोग में भोजन एक प्रकार का पुनर्बलन है दोस्तों, जो कुत्ते को लार स्राव जो सैलिवेशन होती है, जो सैलिवेशन की अनुक्रिया के लिए प्रेरित करता है, ठीक है ना, उसको प्रेरणा दे रहा है, प्रेरित कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन टॉलमैन, हॉजनिक और क्लोजेट आदि मनोवैज्ञानों का विचार है कि सीखने में पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। पावलोव ये मानते हैं कि सीखने में पुनर्बलन बहुत ही आवश्यक है। मैं भी मानता हूँ दोस्तों, पुनर्बलन बहुत ही जरूरी है दोस्तों। लेकिन कौन नहीं मानते हैं, टॉलमैन नहीं मानते हैं, हॉजनिक नहीं मानते हैं और क्लोजेट ये नहीं मानते हैं कि सीखने में पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। अगर बच्चा कोई काम बार बार कर रहा है और बार बार वो असफल हो रहा है उस काम में, तो कई बार वो काम छोड़ देता है,
लेकिन अगर हम उसको बार बार वो पुनर्बलन दें तो शायद वो उसको ना छोड़े और एक लक्ष्य तक पहुंच जाए दोस्तों। कुछ आलोचकों का मत है कि पावलोव द्वारा प्रतिपादित सीखना एक अस्थायी तथा आंशिक रूप से प्राणी में व्यवहार में परिवर्तन करता है। क्या करता है कि अस्थायी तथा आंशिक, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा जो पुनर्बलन होता है दोस्तों वो आंशिक पुनर्बलन होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सबसे अच्छा पुनर्बलन कौन सा होता है, तो आंशिक पुनर्बलन होता है। और कुछ आलोचकों का मत भी है कि पावलोव द्वारा प्रतिपादित सीखना एक अस्थायी तथा आंशिक रूप से प्राणी में व्यवहार में क्या करता है दोस्तों, परिवर्तन करता है। कुछ का मानना है कि अनुक्रिया को सिखलाने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रयोगशाला परिस्थिति का होना अनिवार्य है, जो हमेशा संभव नहीं हो सकती, ठीक है ना। देखो, बच्चे का सीखना अंदर और बाहर दोनों जगह चलता है, या मध्यस्थता हो या मध्यस्थता के बिना भी चल सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये होना अनिवार्य नहीं है कि प्रयोगशाला स्थापित करोगे तो बच्चा सीखेगा, स्कूल स्थापित करोगे तो स्कूल में ही बच्चा सीखेगा, ऐसा नहीं है। जहाँ सिखाना चाहोगे वहाँ सीखेगा बच्चा, जैसा सीखेगा वैसा वो चाहता है और जैसा उसे एनवायरमेंट मिलेगा वैसा सीखेगा दोस्त, ठीक है ना। नोट, इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया प्रभाव सिद्धांत या पुनर्बलन सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसमें कि हमने बहुत डिटेल से उनके सिद्धांत को पढ़ा और जानने का प्रयास किया दोस्तों, ठीक है ना। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बागों को बेनिफिट हो सके दोस्तों, और ये वीडियो यूज़फुल हो सके। और आप भी यदि किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जैसे यूपी टेट, सी टेट, MP टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।